कि आज के इस व्याख्यान का विषय जयशंकर प्रसाद जातीय स्मृति, इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में रखा गया है, जिस पर विशिष्ट व्याख्यान के लिए हमारे साथ सुप्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी मौजूद हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व आभार प्रकट करता हूँ। आपके व्याख्यान से पूर्व मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय देना जरूरी समझता हूँ। यद्यपि यह एक औपचारिकता मात्र है, फिर भी परंपरा का निर्वहन करते हुए आपकी ख्याति मूलतः हिंदी जगत में सुप्रसिद्ध आलोचक और कवि के रूप में रही है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में 16 फरवरी 1940 को हुआ था। आपकी माध्यमिक शिक्षा कोलकाता में तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय से संपन्न हुई। आपने अपना शोध कार्य छायावाद के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के निर्देशन में पूरा किया है। आप लंबे समय तक प्राचीन नगरी विदिशा के जैन महाविद्यालय में तथा भोपाल के उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में अध्यापन करते हुए विभागाध्यक्ष पद हेलो। को शोभित किया है। हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। आप कलकत्ता के भारतीय भाषा परिषद के निदेशक भी रहे हैं तथा वहीं से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका वागार्थ का आपने संपादन भी किया है। आपके रचना संसार पर यदि प्रकाश डालें तो आपने भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली, दुष्यंत कुमार रचनावली तथा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी रचनावली का संपादन किया है। जन कवि नामक पुस्तक में आपने केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र तथा रघुवीर सहाय की प्रतिनिधि कविताओं का सफल संकलन व संपादन किया है। इसके अतिरिक्त आपने नागार्जुन का रचना संसार कविता और संवेदना, उपन्यास समय और संवेदना, लोकप्रिय कविता की कसौटियाँ, महादेवी के काव्य का नेपथ्य, भवानी प्रसाद मिश्र जीवन और काव्य तथा हाल ही में प्रकाशित जातीय अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद आपकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। आपने काव्य सृजन भी किया है। आपकी काव्यात्मक कृतियों में मौसम की चिट्ठी, पृथ्वी का प्रेम गीत, पतझड़ की बांसुरी, शब्द जिन्हें भूल गई है भाषा आदि आपके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आपने प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया है तथा उनके निजी सहायक के रूप में आपने उनके जीवन को करीब से देखने समझने का अवसर प्राप्त किया है, जिसके आधार पर आपने आलोचक का स्वदेश नाम से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी लिखी है। आपको आपके साहित्यिक अवदानों के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्रतिष्ठित सुब्रमण्य भारती पुरस्कार तथा मध्य भारत साहित्यिक समिति द्वारा शताब्दी सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवभूति अलंकरण तथा भारतीय अखिल हेलो। भारतीय हिंदी परिषद, जी सर आवाज आ रही है सर आपकी? परिषद, अखिल भारतीय हिंदी परिषद द्वारा आचार्य नंद दुलारे सम्मान प्रदान किया गया। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष व इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर गजेंद्र पाठक को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने स्वागत वक्तव्य के माध्यम से
मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी का स्वागत करें। प्रोफेसर पाठक सर। हिंदी विभाग इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला की कड़ी में आज हमारा ये 7वां कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह का होना और एक ऐसे विषय पर हम सबको संबोधित करना जिस पर हम बहुत लंबे समय से उन्हें सुनना चाह रहे थे। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह का परिचय आप सुन चुके हैं और यह, जैसा प्रजिश ने बताया, कि औपचारिकता ही है। लंबे समय से, दशकों से हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय से वे जुड़े हैं, उनका आशीर्वचन मिलता रहा है, इसलिए हर कोई उनसे परिचित है, उनके काम से परिचित है। लेकिन इस स्वागत की कड़ी में मैं एक उस कड़ी को याद कर रहा हूँ जो प्रसाद जी और विजय बहादुर जी के बीच में मुझे बहुत मजबूती से खड़ी दिखाई पड़ रही है, और उस कड़ी का नाम है नंद दुलारी वाजपेयी। सर नंद दुलारी वाजपेयी के शिष्य भी हैं और उनके जीवनीकार भी हैं। शिष्य अगर जीवनी लिखे अपने गुरु की तो अक्सर छाता बढ़ाने का काम होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विजय बहादुर जी की जो जीवनी है वो अपने गुरु पर किसी तरह का छाता नहीं डालती। शुक्ल जी को आप याद करें, शुक्ल जी ने कहा कि अगर गुरु कमजोर है तो कोई भी छात्र उसे छाता उठाकर उसे बचा नहीं सकता। तो नंदलाल वाजपेयी वैसे गुरु भी नहीं थे, और आप सब जानते हैं कि छायावाद के पक्ष में खड़े होने वाले सबसे बड़े आलोचक। यही नहीं, मुझे काव्य कला और अन्य निबंध की उनकी भूमिका याद आ रही है, और जो आज की बातचीत है उस बातचीत के लिए मुझे वहीं से सूत्र भी दिखाई पड़ा है। वाजपेयी जी ने काव्य कला और अन्य निबंध की सबसे बड़ी उपलब्धि यह बताई थी कि प्रसाद जी यह मानते हैं कि कविता सबसे बड़ी चीज है, आध्यात्म से भी। आध्यात्म और कविता के बीच अगर चुनाव करना हो तो कविता का चुनाव करेंगे, क्योंकि आध्यात्म से बड़ी चीज है। आप सब याद करें कि पूरी दुनिया में, नई समीक्षा वालों को भी ध्यान में रखें और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी ध्यान में रखें, तो कविता और अध्यात्म के बीच जो दो विश्वविद्यालयों के बीच फंसी हुई दुनिया में जो बातचीत हो रही थी, बहस हो रही थी, और कविता की तरफ जो रुझान दिखाई पड़ रहा था, उसी में मुझे आज की इस बातचीत की एक बहुत बड़ी बुनियाद दिखाई पड़ रही है। 13 नाटक लिखे प्रसाद जी ने, और आप सब जानते हैं कि उसमें से 85% इतिहास को संबोधित हैं और 15% पुराण है। लेकिन प्रसाद जी पुराणों पर लिखते हुए भी पुराणपंथी नहीं होते, उसमें भी इतिहास की संभावना, उसके सूत्रों की तलाश करते हैं। बहरहाल मैं बिल्कुल समय नहीं लेना चाहता, और विजय बहादुर जी के बारे में आप सब जानते हैं कि वे ऐसे आलोचक नहीं हैं जो ज्ञान को बोझ और दीवार मानते हैं। कल ही उन्होंने जब ब्रजेश से बात की तो मुझे फोन करके बताया कि जो ब्रजेश है उसका गांव मेरे गांव के बिल्कुल बगल में है और बीच में सरयू नदी है। तो नई से नई पीढ़ी से जुड़ना, ये संवादी धर्म, ये हिंदी की ताकत रही है। मैं ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं और हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आयोजन में जो लोग भी जुड़े उन सबका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं
आप सबका अधिक समय न लेते हुए आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बोलिए सर। सर माइक ऑन कीजिए। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रजेश सर को एक बार फोन कर लेना। जी जी सर बोलिए सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सर बोलिए। जी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? हाँ हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी सर बोलिए सर। आ रही है आपका आवाज सर। माइक म्यूट है। सर माइक को अनम्यूट कीजिए सर। जी सर बोलिए। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर बोलिए। सर माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा से चालू है। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक। हेलो। हाँ सर आ रही है अब सर। बोलिए सर आ रही है। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? जी जी सर जी जी सर जी सर। सर बोलिए। बोलिए सर। सोनम, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर आ रही है। सर प्रणाम सर, आपकी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आपको। आप बोलिए सर। लगता है सर हम लोग को सुन नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार। आवाज सुनाई दे रही है साहब?
माननीय विजय बहादुर सिंह जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए। सर आ रहे हैं सर। ने बताया कि उनका फोन साइलेंट में था और उनकी आवाज आ नहीं रही थी, सुन नहीं पा रहे थे हमको। स्वागत है सर, बोलिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जी। केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद का हिंदी विभाग, उसके आचार्यगण डॉक्टर पाठक जी, डॉक्टर रवि रंजन जी और हमारे युवा साथी और अन्य आचार्यगण, मैं जरा इस चीज में कमजोर हूं, इसलिए मुझे दिक्कत होती है इस माध्यम से जुड़ने से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप सब लोगों से बात कर पाऊं। मुझे जो विषय दिया गया है वो जाति स्मृति इतिहास और संस्कृति जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में। अभी पिछले दिनों जब मेरी किताब जाति अस्मिता के प्रश्न और जयशंकर प्रसाद आई तो उस पर बहुत सारे लोगों ने अनुकूल प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों ने परेशानी का भी अनुभव किया क्योंकि उसमें ढेर सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी, और जिसको हम नवजागरण से जोड़ना चाहेंगे और खड़ी बोली हिंदी कविता से भी, वो आवाज ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बाद ये कौन सी बात है जिसके कारण हमको ये सोचना पड़ा कि हमारी असली पहचान क्या है। मुख्य मुद्दा अब भी यही है और उसका कारण यह है कि निर्मल वर्मा वगैरह अन्य तमाम लोग जो ये बार बार लिखते रहते हैं कि हम अभी उपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं, हम अपनी जमीन पर नहीं लौट पाए हैं, और अगर नहीं लौट पाए हैं तो फिर हमारी मुक्ति का रास्ता कैसे खुलेगा, ये असली सवाल है। इसलिए जब भाई गजेंद्र पाठक जी ने मुझसे कहा कि आप इसी विषय पर अपना व्याख्यान दीजिए, तो मुझे ये बहुत रुचिकर भी लगा, और चूंकि मैं काफी दिनों से इस विषय पर काम कर रहा था इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छा है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनमें से जो अधिकांशतः अपनी जमीन पर हैं और वे भी जो अपनी जमीन पर नहीं हैं, उन सारे लोगों से ये बातचीत की जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि आजादी के पहले की जो पीढ़ियां थीं और आजादी के तत्काल बाद की भी जो पीढ़ियां थीं, उनकी शिक्षा दीक्षा कुल मिलाकर के जिस तरह से हुई थी, जिस तरीके से हुई थी, जिन कक्षाओं में हुई थी, उसमें पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का बहुत जबरदस्त असर था। इसलिए अगर आप लोगों को याद हो हमारे मान्य राष्ट्रकवि की पंक्तियों की, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर
ये समस्याएं सभी। इसको मोटे तौर पर यद्यपि ये भारत भारती अगर आप विचार करें नहीं पड़ा है। कई लोग ऐसा हैं जो अपनी भाषाओं को भूलते जा रहे हैं, मातृभाषाओं को भूलते जा रहे हैं, अपने शब्दों की जड़ों और उनसे जुड़े हुए अर्थों और आशयों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन इसी देश में एक बृहत्तर आबादी और है जो श्रम करती है, उत्पादन करती है, और जो उस तरह से अंग्रेजी रंग ढंग से दीक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको अपनी मिट्टी की, अपनी आबो हवा की, अपने देश की जड़ों की, अपनी परंपराओं की बहुत गहरी समझ, पहचान और अनुभूति है। तो इसलिए ये जो सवाल है ये कोई साहित्य से बाहर का सवाल नहीं है, वस्तुतः साहित्य के भीतर का ही सवाल है। मेरा जो विषय है जाति, स्मृति, इतिहास और संस्कृति, उसमें सबसे पहले ये जाति स्मृति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी पुस्तक का नाम रखा है जाति अस्मिता के प्रश्न। अस्मिता आप जानते हैं आइडेंटिटी कार्ड को कहते हैं, वो हमारा अस्मिता पत्र है जिससे हमारी पहचान होती है। तो आज भी भारतवर्ष में संसार की पहचान किस रूप में है, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त के बाद और बल्कि उनके समकालीन, उनके लगभग मित्र मंडल की सूची में एक और बड़ा कवि था। मैथिली शरण गुप्त तो झांसी के पास चिरगांव के रहने वाले थे, लेकिन एक और बड़ा कवि था उसी समय जो छायावाद का प्रवर्तन कर रहा था, जयशंकर प्रसाद। उसने अपने नाटक स्कंदगुप्त में लिखा कि वही है देश वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। ये जो वही वही बार बार कह रहे हैं, ये वस्तुतः उसका जवाब है हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। ये इसका जवाब दिया स्कंदगुप्त नाटक के अंतिम सामूहिक गीत में जयशंकर प्रसाद। ये जो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई वो एक सामूहिक गीत है जिसको स्कंदगुप्त नाटक के समस्त पात्र मिलकर अंत में गाते हैं। शुरुआती पंक्तियां उसकी मैं आपको सुना दूं तो शायद आपको याद आ जाए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। लगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संसित हो उठी अशोक। यहां पर जो कह रहे हैं प्रसाद जी कि जागरण का संदेश हमने दिया और उसके बाद भारत की संस्कृति की बहुत महिमा का गान करते हैं। वो गीत कभी कभी पाठ्यक्रमों में भी रखा जाता है। मैं जिन दिनों 9वीं कक्षा में था, हमारी कक्षा में प्रसाद जी की कविता के नाम पर यही कविता रखी गई थी और तब से ये कविता मुझे बहुत प्रिय लगती है। तो एक तरफ तो सवाल पूछा जा रहा है हम कौन थे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम वही हैं, दिव्य आर्य संतान। ये बात जो कह रहे हैं इसमें दो शब्द ध्यान रखिएगा, एक तो दिव्य और दूसरी बात आर्य संतान। प्रसाद जी जो कह रहे हैं उसमें उनका जो गौरव का भाव है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने अंत में भारत भारती के जो लिखा है अपने सवाल का जवाब देते समय, वो थोड़ा सा हमको निराशा में डालता है। उन्होंने लिखा कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। जो थे कभी जग के गुरु, उनमें न शिष्य की योग्यता। ये मैथिली शरण गुप्त के उसी किताब की अंतिम पंक्तियां हैं जिसे अपने सवाल के जवाब में उन्होंने दिया। लेकिन प्रसाद जी इस बात को नहीं मानते। प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम वही हैं,
वही हमारा देश है, वही हमारा रक्त है, वही वही हमारा माने शील है, संस्कार है, शांति है और ज्ञान है। ये दोनों कवि एक ही जमाने में काम कर रहे हैं और दोनों कवियों को सोचना है इस सवाल पर, लेकिन दोनों जब सोचते हैं तो अलग अलग निष्कर्षों पर जाकर पहुंचते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उसी वक्त का और थोड़ा वरिष्ठ कवि एक और याद आ रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने काव्य से समूचे भारतीय साहित्य को प्रभावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की का गीतांजलि में एक गीत है, हे मोरो चित्त तो यही पुण्य तीर्थे जागो रे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। ये वो कह रहे हैं कि ये भारत जो है महामानवों का सागर तीर है। बहुत सारी जातियां आई, बहुत सारे धर्म आए और सब यहाँ पर एक शरीर एक प्राण हो गए। लेकिन ये जो एक शरीर और एक प्राण हो जाने वाली बात है, उस प्राण की बात और शरीर की बात और एक चित्त हो जाने की बात, जो मैथिली शरण गुप्त के बाद पहले रविन्द्रनाथ कर रहे हैं और रविन्द्रनाथ के बाद जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं, जरा इन तीनों कवियों को आमने सामने रखकर देखें आप, तो आपको पता लगेगा कि ये तीनों कवि भारत की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो हमारा राष्ट्र कवि है वो हमको निराशा के पास ले जाकर छोड़ देता है। दूसरा हमारा जो छायावाद का प्रवर्तक कवि है, कामायनी का रचनाकार है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी जैसे नाटक लिखने वाला नाटककार है, वो हमें ले जाके कहता है कि नहीं, हम वही हैं, हमारा ज्ञान भी वही है, सवाल यह है कि हम भूल गए हैं। ये जो भूलना है, इसी को मैं कह रहा हूं जाति स्मृति का प्रश्न। तो जाति अस्मिता के प्रश्न में हम भूले क्या हैं? मैं एक और बड़े सन्यासी की याद आपको दिलाना चाहता हूं, और जिसने आर्य समाज जैसी संस्था का प्रवर्तन किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने पूरे आर्य समाज के माध्यम से दिनकर जी ने लिखा है कि पश्चिम के झूठे आरोपों का और सवालों का जवाब जिस एक सन्यासी ने बहुत प्रबलता से और तेजस्विता से दिया, वो ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन आदि नहीं थे, या महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज के रानाडे वगैरह नहीं थे, बल्कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। उस समय क्रिश्चियनिटी का जो असर था वो भारत के लोगों पर, आध्यात्मिक चेतना वाले लोगों पर भी आ रहा था। तो इसलिए ध्यान रखने की बात है कि जो लोग ईसाइयत के और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बहुत नजदीक चले गए थे और जिन लोगों ने अपने को विकसित करने की कोशिश की थी, उनकी देखा देखी, वे लोग वस्तुतः उनके प्रभाव में ज्यादा आते गए। लेकिन दयानंद और आर्य समाज, इन दोनों संस्थाओं ने वेदों की ओर जाना मंजूर किया, ईसाइयत की ओर नहीं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो उथल पुथल थी नवजागरण काल की, इस नवजागरण की उथल पुथल का बहुत गहरा प्रभाव हिंदी की छायावादी कविता पर भी पड़ा। और हिंदी की छायावादी कविता में अगर मैं आपको याद दिलाऊं कुछ बहुत परिचित पंक्तियों की, तो निराला की कविता है जो जागो फिर एक बार, आप उसको याद कीजिए, जिसमें निराला लिखते हैं कि सिंहों की माद में आया है आज स्यार। ये पंक्ति है, तो आप इसका अर्थ लगाइए कि सिंह कौन है और सियार कौन है। तो आया कौन है? आया तो ब्रिटिश उपनिवेश है, ब्रिटिशर्स हैं, व्यापारी बनकर आए और हमारे शासक बनकर बैठ गए। उनको ललकारते हुए यह पंक्ति लिखी गई है कि सिंहों की गोद में, ये सिंहों की माद में आया है आज स्यार। ये निराला की पंक्ति है। और उसी में निराला एक बात और लिखते हैं कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की मुक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। ये जो डार्विन कह रहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इसको निराला जी ले जाके उसको उत्तर दे रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे राष्ट्र कवि ने सवाल उठाया था, उसका सही जवाब तो वो नहीं दे सके,
यद्यप सवाल उन्होंने बहुत जायज उठाया, लेकिन उसका सही जवाब पाने के लिए हमको छायावाद के पास आना पड़ता है। ये जो जाति स्मृति वाला प्रश्न है वो इसलिए है कि जब किसी की स्मृतियां छीन ली जाती हैं या स्मृतियां भुला दी जाती हैं, जब कोई अपनी याद भूल जाता है तो अपनी पहचान भी भूल जाता है। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के मुंह से एक संवाद कहलवाया है कार्नेलिया से कि स्मृति जीवन का पुरस्कार है। यह प्रसाद जी का वाक्य है जो मैं आपको ज्यों का त्यों सुना रहा हूं। आप अगर उस पर विचार करें तो स्मृति जो है एक प्रकार से, स्मृति का मतलब क्या है? जो हमारा अतीत है, जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, जो हमारा धर्म है, अध्यात्म है, जो हमारा सौंदर्य बोध है, जो हमारी सांस्कृतिक जीवन धारा है, इन सब चीजों को जब हम याद रखते हैं इसका मतलब है कि हमारी स्मृति जिंदा है। लेकिन जब इन सब चीजों को भूल जाते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि हम वस्तुतः अपनी पहचान खो चुके हैं। इसलिए स्मृति एक प्रकार से पहचान बनाए रखने की कोशिश का दूसरा नाम है। ये सवाल क्यों आया, आज मैं जरा सा इस विस्तार में जाना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि जब हिंदी में छायावाद आया और फिर उसकी एक प्रवृत्ति रहस्यवाद भी आई, तो रहस्यवाद को लेकर के बहुत परेशानी हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो पहले भी और आज भी हमारे सबसे बड़े आलोचक हैं, जिनको हम लोग आचार्य आलोचक मानते हैं, उन्होंने कहा कि रहस्यवाद जो है ये सामी देशों की उतरन है, अपने यहाँ कविता में रहस्यवाद नहीं है, इसलिए एक विदेशी चीज है। और शुक्ल जी ने बहुत तीखेपन के साथ लिखा है कि जो काव्य और कला और संस्कृति और दर्शन के लोग जब दूसरों के छोड़े हुए कपड़ों को पहनने लगते हैं तब ऐसा लगता है कि वे गुलाम हो गए हैं। इसलिए रहस्यवाद पर यह आरोप लगाया कि हम वैचारिक तौर पर गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, रहस्यवाद की तरफ बढ़ते हुए। शुक्ल जी ने यह भी कहीं लिखा है, जिसको प्रसाद जी ने जिक्र किया है, कि भारत में तो पुरुष विरह नहीं है। प्रसाद जी की किताब है जिसकी तरफ मैं आप लोगों का नाम याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस किताब का नाम है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। छोटी सी किताब है, करीब 100 पन्ने के आसपास की, लेकिन उसका पहला ही निबंध है काव्य और कला। आप जरा उसको पढ़िए। अभी हमारे मित्र विनोद शाही ने एक बहुत लंबा लेख प्रसाद जी की इस सांस्कृतिक चेतना पर लेकर लिखा है और उन्होंने मुझे भेजा भी है, नवजागरण कबीर प्रसाद और हम। अभी ये छपा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी सूचना दे रहा हूं। और उन्होंने ये माना है कि उस पूरे युग में केवल जयशंकर प्रसाद थे जिन्होंने इस बात को समझा और इस बात को समझ करके इस पर चिंता प्रकट की और लिखने की कोशिश की कि ये जो प्रसाद शुक्ल जी कह रहे हैं कि रहस्यवाद भारत की चीज नहीं है, तो वस्तुतः ये एक प्रकार से निराधार बात है। और दूसरी बात प्रसाद जी ने कही कि वस्तुतः जब हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, जब हम अपनी पहचान खो बैठते हैं, तब हमको ये लगने लगता है कि ये जो तब हमको ये लगने लगता है कि वस्तुतः हम वो नहीं हैं जो हम दिख रहे हैं, वस्तुतः हम और कुछ हैं। तो ये जो स्थिति है, ये यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं लोग इस स्क्रीन पर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नरसिंह बेहरा करके कोई सज्जन है, वो अपने फोटोग्राफ्स को हटा लें और वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, शायद गलती से हो गया है ये।
तो मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रसाद जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शुक्ल जी को अपनी परंपरा की स्मृतियां भूल गई हैं। ये जो शुक्ल जी को अपनी परंपरा की स्मृतियां जो भूल गई हैं, और शब्द है प्रसाद जी का कि उनको स्वरूप विस्मृति हो गई है। स्वरूप विस्मृति का मतलब यह है कि वस्तुतः हम अपना रूप भूल गए हैं, हम जो हैं वह भूल गए हैं। आप याद कीजिए कि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम कौन हैं, और जयशंकर प्रसाद जी शुक्ल जी पर इशारा करके कह रहे हैं कि वस्तुतः शुक्ल जी अपनी स्मृतियों को भूल गए हैं। तो इस स्थिति में मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि हमारी स्मृतियां क्या हैं। इसको प्रसाद जी ने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश काव्य और कला तथा अन्य निबंध में की है। आप जरा काव्य और कला और अन्य निबंध के बारे में अगर एक बार उसको पलट लें, उस लेख को, और प्रसाद जी की चेतना को देखें, तो उसी में वो कहते हैं कि काव्य जो है आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, और वो श्रेयमयी प्रे की रचना, ज्ञान रचनात्मक धारा है। ये जो प्रसाद जी ये सब बातें कह रहे हैं, उसका मतलब है कि प्रसाद जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको अपनी पूरी विरासत को समझना और उसकी गहराइयों में उतरना और उसके मूल तत्वों को समझना चाहिए। वस्तुतः ये जो स्मृति का प्रश्न है वो इसी तरह का प्रश्न है। छायावाद इस स्मृति को किस तरह से बार बार आपको याद दिलाता है, उसको आप प्रसाद जी के नाटकों में जाकर देखने की कोशिश करें। एक प्रसाद जी के नाटकों में खास तौर से एक शब्द बार बार आता है, खास तौर से स्कंदगुप्त नाटक में और चंद्रगुप्त नाटक में ब्राह्मण शब्द आता है। वहां वो ब्राह्मण शब्द जातिवाचक नहीं है, वस्तुतः वो गुणवाचक शब्द है, क्योंकि ब्राह्मण की व्याख्या प्रसाद जी वहां करते हैं। आज की शब्दावली में मैं आपसे कहना चाहूं तो आज की शब्दावली में वो जिसके पास बौद्धिक चेतना है, जिसका ज्ञान चेतना संपन्न है, वो ब्राह्मण है। माने उसका संबंध जाति से नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक के शुरू में ही आप देखेंगे कि वहां पर लिखा गया है कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के दिए हुए अन्न पर पलता है, वह स्वराज्य में जीवता है। अब ये जो तीसरा टुकड़ा है स्वराज्य में जीना, इसको आप हिंद स्वराज से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। हिंद स्वराज तब तक लिखा जा चुका है गांधी का, और चाणक्य कह रहा है कि वह स्वराज्य में जीता है। ये जो हमारी स्मृतियां और हम तभी अपने आपे में रह सकते हैं जब हम अपने स्वराज्य में लौटें। तो उस स्थिति में मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि ये जो स्मृति का सवाल है प्रसाद जी के द्वारा उठाया गया, वो एक उत्तर के रूप में आया है कि वस्तुतः हमारी स्मृतियों में हमें अगर लौटना है तो हमें इसलिए लौटना है कि हमें अपनी पहचान करनी है, हमारी आइडेंटिटी क्या है इसे जानना है, और उस आइडेंटिटी के लिए फिर वो रहस्यवाद नामक एक निबंध में और जाते हैं प्रसाद जी, क्योंकि चिंतामणि भाग 2 में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, उस निबंध को अगर आप देखें तो एक प्रकार से जो आरोपों से भरा हुआ निबंध है छायावादियों को लेकर के, उसके विपरीत आप प्रसाद जी के रहस्यवाद वाले निबंध को देखें तो प्रसाद जी ने तो लिख दिया है कि शुक्ल जी को ऐसी विस्मृति हो गई है कि हमें संदेह है कि कहीं वो वेदों को भी सुमेरियन डॉक्यूमेंट न कहने लगे। इसके बाद प्रसाद जी अपनी बातें शुरू करते हैं। आप सब लोग जो शोध छात्र हैं और विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, प्रसाद जी के आनंदवाद से जरूर परिचित होंगे। इसलिए वह आनंदवाद क्या है, हालांकि कक्षा में ज्यादातर वह प्रतिभिज्ञा दर्शन के नाम से, शैव दर्शन के नाम से शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस आनंदवाद का संबंध वेदों से भी है कि नहीं है, उपनिषदों से भी है कि नहीं है, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आनंदवाद को नहीं समझेंगे।
वस्तुतः हमारे यहाँ माना गया है खास तौर से कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, जिसमें सत्य है, चेतना है, चेतनता है और आनंद है। इन्हीं तीनों शब्दों से सच्चिदानंद शब्द बना है, जो ब्रह्म का पर्यायवाची माना जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसाद ये कहते हैं कि हम तो अद्वैतवादी हैं, और अद्वैतवादी का मतलब यह है कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, हम उसी के हिस्से हैं। इसलिए अगर ईश्वर सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है, तो हम उस सच्चित आनंद से परिपूर्ण क्यों नहीं हो सकते। हम भी चूंकि उसी के हिस्से हैं, इसलिए हम भी वही हैं जो वह है। एक कविता कभी मैंने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी थी कहीं पर, अब भी शेष प्रश्न था कोहम, कोहम माने मैं कौन हूं। अब भी शेष प्रश्न था कोहम, कहूं कहूं जब तक दासोहम। जब तक मैं अपने को दास कहूं कि मैं तो उसका दास हूं। अब भी शेष प्रश्न था कोहम, कहूं कहूं जब तक दासोहम। तन मैता कह उठी कि सोहम, कहते कहते हुआ सवेरा। कि मैं तो वही हूं जो वह है, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। आप कबीर दास को याद कीजिए, कबीर दास भी कह रहे हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये जो कथन है कबीर दास का, इस कथन के आधार पर वस्तुतः अगर आप देखें तो पूरा अद्वैतवाद टिका हुआ है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। ये जो कबीर दास बार बार कह रहे हैं, जिस अद्वैत की बात कर रहे हैं, वस्तुतः वो अद्वैतानुभूति जो आनंदानुभूति भी है, वही प्रसाद उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन प्रसाद कबीर दास के माध्यम से नहीं पकड़ रहे हैं इसे, प्रसाद वेदों और उपनिषदों के माध्यम से और अपने आगम सिद्धांतों के माध्यम से उसे पकड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रसाद जो है वो एक प्रकार से उस रहस्यवाद को वेदों से, उपनिषदों से और आगम ग्रंथों के माध्यम से ये साबित करते हैं कि वस्तुतः रहस्यवाद जो है वो भारत की अपनी परंपरा है, हमारी अपनी चेतना है, हमारा अपना सौंदर्य बोध है। इसे हमने बाहर से नहीं लिया है, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि सूफियों ने हमसे लिया है इस रहस्यवाद को। उसी निबंध में प्रसाद जी ने इशारा किया है। कहा जाता है कि मंसूर जब आया था, जिसको बाद में मारा गया, वो तो यही अनल हक कहता था कि मैं तो वही हूं जो वो है। लेकिन ये इस्लाम के विरुद्ध है। इस्लाम मानता है कि मोहम्मद साहब बीच में है, मोहम्मद साहब के माध्यम से, पैगंबर के माध्यम से ही हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं है। तो ये जो हमारी अपनी दार्शनिक भूमि है, प्रसाद जी उस दार्शनिक भूमि पर खड़े होकर फिर हमें याद दिला रहे हैं कि वस्तुतः हम ये हैं, हम जो हैं वो, हमारा स्वरूप जो है वो सामी धर्मों के स्वभाव के विपरीत है, बल्कि स्वतंत्र है। हम अलग हैं और हमने दुनिया को अपने अलग ढंग से देखा। ये जो हमारी चेतना है, इस चेतना को जिस तरह से प्रसाद ने अपने काव्यों में और अपने काव्य और कला तथा अन्य निबंध के निबंधों में देखा है, उसको समझना इसलिए चाहिए कि जब तक हम इस तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप को पहचानने में असमर्थ रहेंगे। हमारे मित्र राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया में की भूमिका लिखते हुए लिखा है कि वस्तुतः पश्चिम ये समझता है कि हम भारत के लोग उसकी तुलना में कुछ नहीं। और बोशांके ने अपने सौंदर्य शास्त्र में भी इस बात का जिक्र किया है। लेकिन हिंदी के एक आलोचक ने, जिन्हें, जो मेरे गुरुदेव हैं आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, और दूसरे ये विचारक और आलोचक राधा वल्लभ जी त्रिपाठी, इन दोनों ने लिखा कि वस्तुतः ये पश्चिम की बदमाशी है, चालाकी है, जो हमें अभी भी अपने सांस्कृतिक उपनिवेश के रूप में रखना चाहते हैं। ये सांस्कृतिक उपनिवेश जो है राजनीतिक उपनिवेश से ज्यादा खराब है। तो इसलिए जो जाति स्मृति वाला सवाल है,
उस स्मृति वाले सवाल को हमको इसी रूप में समझना होगा कि ये जो हम कौन थे वो तब तक हल नहीं हो सकता ये जब तक कि हम अपनी उस विरासत में न चले जाएं जो हमारी मूल विरासत है, जो हमारे मूल स्रोत हैं। और जयशंकर प्रसाद ने इसे काफी गहराई तक जाकर के इस बात को कहने की कोशिश की है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रसाद जी का जो इतिहास बोध है, प्रसाद जी के इतिहास बोध को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रसाद जी दो तरह से हमारे सामने आते हैं। एक तो वो एक आंशिक इतिहासकार के रूप में भी सामने आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि प्रसाद जी इस बात को मानते हैं कि हम आर्य लोग कहीं से आए नहीं, हमारी जन्मभूमि थी। ये जो अभी गीत हमने आपको शुरू में सुनाया था, हमारी जन्मभूमि थी यहीं कहीं से हम आए थे नहीं, ये भी पंक्ति वहीं की है, वो स्कंदगुप्त नाटक की। माने प्रसाद ये मानते हैं कि हमारी जन्मभूमि यही है, हम विदेशी लोग नहीं हैं, हम कहीं से आए नहीं बल्कि हम यहीं के रहने वाले थे। तो ये जो प्रसाद जी की दृष्टि है ये स्वतंत्र इतिहास दृष्टि है। लेकिन प्रसाद जी की स्वतंत्र इतिहास दृष्टि को और देखना हो तो आप ध्रुव स्वामी नाटक देख सकते हैं, जिसमें प्रसाद जी भारत के तमाम इतिहासकारों से सबसे पहले ये लिख गए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पहले जो उनका बड़ा भाई था रामगुप्त, जिसने ध्रुव स्वामी से बलात् विवाह कर लिया था, उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। लेकिन भारत के इतिहासकार लोग इस बात को मानते नहीं थे और मानते थे कि प्रसाद जी गप मार रहे हैं। लेकिन 1969 में जब जैन तीर्थंकरों की 3 प्रतिमाएं विदिशा में मिली तो तमाम इतिहासकारों ने मान लिया कि हाँ, महाराजाधिराज की उपाधि रामगुप्त ने ग्रहण की थी। तो प्रसाद जी का जो इतिहास बोध था वो इतना गहरा, व्यापक और प्रामाणिक था। इसलिए मैंने कहा कि एक लेखक में क्या इतिहास बोध होना जरूरी है? क्या किसी लेखक का इतिहासकार होना भी जरूरी है? इतिहास कुल मिला के क्या है, इसको भी आप अपनी जातीय स्मृति से जोड़िए। आज अगर राणा प्रताप की याद है और उसके माध्यम से कुछ हिंदू उग्रपंथी ये मानने लगे हैं कि नहीं, राणा प्रताप जो है वो मुसलमानों के दुश्मन थे और अकबर के शत्रु थे, और इसलिए राणा प्रताप और अकबर एक प्रकार से हिंदू मुसलमान 2 जातियां हैं, दोनों प्रतीक बना करके हिंदू और मुसलमानों को जो अलग करने की कोशिश है, ये भी इतिहास की एक स्मृति तो है, लेकिन ये इस पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास दोनों काम कर सकता है। एक काम तो यह है कि सामाजिक एकता की भावना, सद्भावना की भावना पैदा कर सकता है, और दूसरे वो बिलगाव भी पैदा कर सकता है, विद्वेष भी पैदा कर सकता है। इसलिए इतिहास जो है वह निर्माता भी है और विध्वंसक के रूप में भी काम कर सकता है। आज ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वस्तुतः जयशंकर प्रसाद ने शुरू में एक कविता लिखी जो खंड काव्य है, जिसका नाम है महाराणा का महत्व। हमारे आचार्य मित्रों ने, अध्यापक साथियों ने जरूर उस कविता को पढ़ा होगा। प्रसाद जी की शुरुआती कविताओं में से है। कुल मिला के 35-40 पृष्ठों की वो एक खंड काव्यात्मक कृति है। अगर उसको आप देखें तो प्रसाद जी ने दोनों के, महाराणा प्रताप और अकबर के संबंधों को जिस तरह वहां दिखाया है, उसमें दोनों की उदात्तता, महानता, बड़प्पन और हृदय की उदारता को उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो अब ऐसा भी प्रसाद जी कर सकते थे जैसा श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखकर किया, लेकिन प्रसाद जी ने वैसा नहीं किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने प्रसाद रचनावली का संपादन करते हुए एक और भी कविता का जिक्र किया है जो कानन कुसुम में है, शिल्प सौंदर्य। वो सूरजमल जाट जिस समय एक मस्जिद को तोड़ रहे हैं,
अचानक उनकी गदा रुक जाती है और वो देखते हैं कि इस मस्जिद का शिल्प तो बहुत खूबसूरत है। जिसने भी इस शिल्प को भारत के शिल्पियों ने रचा होगा, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, ये तो पूरा का पूरा शिल्प ही जो है उसका इतिहास मिट जाएगा। तो प्रसाद जी कहते हैं कि सूरजमल की गदा रुक गई और सूरजमल सोचने लगे कि न जाने कितने आक्रांताओं ने भारत को इस तरह से तोड़ा है, उसकी स्मृतियों को मिटाया है, इसलिए अब मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। जबकि योद्धा के रूप में और एक आक्रामक वीर के रूप में गए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रसाद का जो इतिहास बोध है वो बेहद रचनात्मक है और जातियों को करीब लाने वाला है, धर्मों को करीब लाने वाला है। वो विद्वेष नहीं पैदा करता। इसलिए प्रसाद का इतिहास बोध वो एक प्रकार से हिंदुओं का इतिहास बोध नहीं है, वो भारत का इतिहास बोध है। ये बात मैं दोहराना चाहता हूं कि हिंदू इतिहास बोध और भारत का इतिहास बोध दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हमको समझ के रखना है। ये जो इतिहास बोध है ये तो अपना प्रसाद का है ही, लेकिन प्रसाद ने इतिहास की कुछ और भी बातें स्कंदगुप्त नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में और ध्रुवसामनी में उठाई। आप इन तीनों नाटकों को अगर देखें, खासतौर से ये तीन उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। ये स्कंदगुप्त नाटक वही है जिसके बारे में प्रेमचंद जैसे महान कथाकार ने कहा था कि प्रसाद जी को गड़े मुर्दे उखाड़ने में बड़ा आनंद आता है, और उन्होंने इस पर बहस भी की थी। लेकिन बाद में वो समझ गए कि प्रसाद जी इतिहास की तरफ क्यों जाते हैं। प्रसाद जी इतिहास की तरफ क्यों जाते हैं, इसका जवाब मुक्तिबोध ने अपनी रचनावली के 5वें खंड के 40वें 41वें पृष्ठ में दिया है। आप जो लोग इस प्रश्न को जानना और समझना चाहते हैं वो मुक्तिबोध रचनावली के 5वें खंड के 40वें पृष्ठ पर जरूर जाएं। उसमें मुक्तिबोध लिखते हैं कि इतिहास की तरफ और परंपरा की तरफ तो मैथिल शरणगुप्त भी गए, क्योंकि जब वो साकेत लिख रहे थे तब भी, जब जयद्रथ वध लिख रहे तब भी, जब यशोधरा लिख रहे थे तब भी, कुल मिला के एक सांस्कृतिक इतिहास की तरफ तो वो भी गए। लेकिन उधर जाकर के जो काम उन्होंने किया, प्रसाद ने इतिहास की तरफ जाके वैसा काम नहीं किया। प्रसाद ने इतिहास की तरफ जाकर क्या किया कि वो ऊर्जा ले आए, वो हमारा जो प्रेरणा बोध है वो लेकर के आए, वो पुरखों की महानता और उदात्तता का बोध लेकर के आए, हमारे सांस्कृतिक शील और शिष्टाचार को लेकर के आए। और इस तरह से वो प्रसाद और मैथिल शरणगुप्त की तुलना करके ये कहते हैं कि प्रसाद इस माध्यम से भारत को जो पराधीन था उसको उसकी चेतना में फिर से प्रतिष्ठित करके, उसको जगा करके फिर से सन्नद्ध करना चाहते थे। इसलिए प्रसाद उस इतिहास की तरफ जाते हैं। ये मुक्तिबोध कह रहे हैं, वो मुक्तिबोध जिन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार लिखते हुए प्रसाद के दार्शनिक दृष्टि को अस्वीकार किया और उनकी कमियां गिनाई और बहुत सारी आलोचना बहुत तीखे तौर पर भी की। वही मुक्तिबोध प्रसाद के इतिहास बोध की प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि प्रसाद का इतिहास बोध किस लिए है। प्रसाद का इतिहास बोध वस्तुतः आप में उस चेतना को भरने के लिए है जिस चेतना के विस्मृति के कारण, जिस चेतना के अभाव के कारण हम अपनी आजादी के लिए उतनी तो उस तरह से, उस तत्परता से नहीं लड़ पा रहे थे जिस तत्परता से हमको लड़ना चाहिए था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रसाद का जो इतिहास बोध है वो भी हमारे लिए बहुत काम का है। वो केवल इतिहास की कथाएं नहीं कहते। जैसे उनका जो ध्रुवसामनी नाटक है, आप देखें कि रामगुप्त ने बलात् ध्रुवसामनी से विवाह तो कर लिया, लेकिन ध्रुवसामनी उसे अपना पति मानने को, स्वामी मानने को तैयार नहीं। नाटक के शुरुआती हिस्सों में यही बार बार बताया जा रहा है कि ध्रुवसामनी उसे नापसंद करती है, अस्वीकार करती है, और इससे चिढ़ करके वो शकराज को उसे दान के रूप में देना चाहता है, जिसे वो अस्वीकार करती है। और अंततः जो घटनाएं घटती हैं उस नाटक में, आप जानते हैं कि रामगुप्त का छोटा भाई जो बाद में चल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करता है,
उसने शकराज का वध किया ध्रुव स्वामी बनकर, और फिर वो राजत्व भी प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात कि ध्रुव स्वामी ने उसे अपने पति के रूप में अंगीकार किया। ये कहने में कहानी बहुत आसान लगती है, लेकिन एक स्त्री जो किसी की पत्नी के रूप में स्वीकार कर ली गई हो, वो अपने पति को अस्वीकार करते हुए, जिंदा रहते हुए, पति के जिंदा रहते हुए अस्वीकार करते हुए वो अपने इच्छित पति का वर्ण करती है। ये प्रसाद कर रहे हैं। आज के युग में कोई साधारण बात नहीं है। उस युग की तो आप कल्पना नहीं कर सकते जो आदर्शवादी युग था, और प्रसाद ये नाटक लिख रहे थे। तो प्रसाद इतिहास के माध्यम से हमारी उस सोई हुई चेतना को भी जगाना चाहते थे, और प्रसाद ने इसके लिए, इस कल्पना के लिए तमाम शास्त्रों का हवाला ध्रुव स्वामी नाटक की भूमिका में दिया है। आप उसे देख सकते हैं। तो प्रसाद एक ऐसे कवि हैं जो दर्शन की दृष्टि से, सांस्कृतिक परंपराओं के ज्ञान की दृष्टि से, भारतीय इतिहास की दृष्टि से और भारतीय काव्य बोध की दृष्टि से एक असाधारण और महान कवि के रूप में आते हैं। ये अंतिम जो टुकड़ा है मेरे व्याख्यान का, वो है संस्कृति। ये संस्कृति की परिभाषा देते हुए प्रसाद जी ने एक छोटा सा वाक्य लिखा है, मैं उसे आपको सुना देना चाहता हूं कि संस्कृति जो है सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा का नाम है। मैं इसे फिर से दोहरा देना चाहता हूं, और आप कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है प्रसाद जी ने, तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध वाले निबंध में जो पहला निबंध है काव्य और कला, उसी में ये है। उसमें आप देखिए वाक्य आपको मिलेगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा का नाम है। माने जो हमारा सौंदर्य बोध अपने मौलिक ढंग से विकसित होने लगता है। तो सवाल यह है कि एक बार मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी से पूछा था कि सौंदर्य बोध की भी क्या कोई राष्ट्रीयता होती है। तो शर्मा जी ने मुझे पत्र लिखते हुए कहा था कि सौंदर्य बोध जो है वो वैश्विक बोध है, उसमें राष्ट्र कहाँ आता है। लेकिन उनकी शर्मा जी की ये बात मुझे पता नहीं क्यों मेरे हृदय में उतरी नहीं। और जब मैं प्रसाद जी का ये निबंध पढ़ रहा था तो प्रसाद जी ने लिखा कि हमारा भूगोल बदलता रहता है, हमारे मौसम बदलते रहते हैं, हमारी इस दृष्टि से हमारी प्रतीतियां बदलती रहती हैं। यहाँ कम कपड़े पहनने का रिवाज है, लेकिन पश्चिम में ज्यादा कपड़े पहनने का रिवाज है। वहाँ टाई सूटेड बूटेड आदमी ज्यादा बेहतर आदर्श इंसान लग सकता है, लेकिन यहाँ धोती में और शाल में और दुपट्टे में और ढीले ढाले कुर्ते में भी आदमी भद्र लग सकता है। तो मेरा ये मतलब इसका कारण क्या है कि सौंदर्य बोध का जो प्रतिमा है वो कहता हूं कि सौंदर्य बोध भी एक तो परिवर्तनशील है, और दूसरी बात ये उसका अपने देश के भूगोल और उसकी परंपरा और उसके जो रीति रिवाज हैं उनसे बड़ा गहरा रिश्ता है। आप कालिदास के नायिकाओं के सौंदर्य बोध को देखिए। आप कालिदास की लालित योजना नामक जो ग्रंथ है आचार्य हजारी साहब द्विवेदी का, उसमें इस सौंदर्य बोध की बहुत विस्तार से चर्चा है। हमारे यहाँ जो विरहानुभूति है वो सूफियों के यहाँ विरहानुभूति नहीं है। सूफियों के यहाँ पुरुष जो है अपने विरह की अनुभूति करता है, क्योंकि वहां ईश्वर का स्वरूप जो है वो पद्मिनी के रूप में, स्त्री के रूप में है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कबीरदास जो भारतीय मानस से लिखते हैं तो लिखते हैं, हरि मोर प्यू मैं प्यू की बहुरिया। उलट दिया। जो जायसी के सौंदर्य बोध में और कबीरदास के सौंदर्य बोध में इतना अंतर है कि कबीरदास का जो प्रिय है वो पुल्लिंग है, और जो आत्मा है, जो साधक है, वो स्त्रीलिंग है।
लेकिन जैसी के यहाँ रतन सेन जो है वह पद्मिनी की तलाश करता है। ये ध्यान रखिए, पद्मिनी जबकि ब्रह्म के रूप में है, तो सूफियों का जो सौंदर्य बोध है और जो हमारा सौंदर्य बोध है उसमें फर्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रसाद जी ने इस बात को काव्य और कला तथा निबंध में कहा और जहांगीर के एक उदाहरण से समझाने की कोशिश भी की। तो मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि जो भारतीय सौंदर्य बोध है उसका वो हमारा सांस्कृतिक बोध से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हमारा सांस्कृतिक बोध हम में होगा, हमारी चेतना में होगा, हमारे सामूहिक शैल में होगा, हमारे मनोभाव में होगा, हमारे सदाचरण और शिष्टाचरण में होगा, तब वस्तुतः हम अपने सांस्कृतिक शील में आएंगे। क्योंकि जिस तरह से हम पूज्य लिखते हैं, हम प्रणाम लिखते हैं, जिस तरह से हम अपने ईश्वर की स्तुति और वंदना में जाते हैं, उससे भिन्न स्थिति ईसाइयत में और इस्लाम में हो सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको अपने सौंदर्य बोध को समझने के लिए अब संस्कृति बोध को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने संस्कृति बोध को नहीं समझेंगे तो हम अपने सौंदर्य बोध को भी नहीं समझेंगे। रघुवीर साहब के एक सवाल के जवाब में अज्ञे जी की वो पुस्तक जो है आकाशवाणी भारत सरकार के सूचना प्रसारण विभाग से छपी हुई है, उसमें एक लंबा चौड़ा विस्तार से अज्ञे जी और रघुवीर साहब के प्रश्न हैं। एक सज्जन और हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, उस किताब को देखें तो रघुवीर साहब जी एक सवाल पूछ रहे हैं अज्ञे जी से कि भारतीय जो दृष्टि है, विश्व दृष्टि है, और जो पश्चिम की विश्व दृष्टि है उसमें क्या फर्क है। तो अज्ञे जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो काल है वो चक्राकार है, उनके यहाँ काल चक्राकार नहीं है। हमारी काल की अवधारणा यह है कि काल निरंतर एक चक्र की गति में चलता रहता है। तो ये जो हमारी दृष्टि है वो बिल्कुल भिन्न है, और काल को हम अनंत मानते हैं, अटूट मानते हैं। उनके यहाँ एक मौत होती है और एक जन्म होता है। हमारे यहाँ मौत और जन्म इस तरह नहीं चलता। हमारे यहाँ निरंतर आत्मा जो है शरीर धारण करता हुआ चलता है, हमारी मृत्यु नहीं होती। आप गीता के श्लोकों को याद कर लीजिए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये जो हमारे यहाँ विश्व दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, पश्चिम की जो जीवन दृष्टि है और विश्व दृष्टि है, उससे अंतर है। भारतीय भावबोध और दर्शन के आधार पर हमारे यहाँ चेतना जो है वो पहले है, पदार्थ बाद में है। लेकिन कार्ल मार्क्स के यहाँ पश्चिम में चेतना बाद में है, पदार्थ पहले है। तो ये जो हमारी विश्व दृष्टि है, उस विश्व दृष्टि का अपना महत्व है और अपना सौंदर्य है, और उसी के माध्यम से हम पहचाने जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो वस्तुतः हम इसी रूप में कहते हैं कि सारी चीजें समाहित करके हम अपनी बात कहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं आप मित्रों से कि प्रसाद जी को पढ़ना एक प्रकार से किसी एक कवि को पढ़ना नहीं, बल्कि एक संस्कृतिवेत्ता, एक दार्शनिक दृष्टि वाले कवि और एक इतिहासकार और इतिहास बोध वाले रचनाकार को पढ़ना है। इसलिए जिन दिनों मैं प्रसाद जी पर सोच रहा था और किताब लिख रहा था, उस समय मेरे मन में ये सारे सवाल थे, और इन सवालों का जवाब मुझे अकेले प्रसाद जी में मिल रहा था, क्योंकि उसका बहुत सारा जवाब निराला जी के यहाँ नहीं मिल रहा था। वो क्यों नहीं मिल रहा था? जैसे कि राम की शक्ति पूजा निराला जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, और इसमें भी कोई विवाद नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ कविता है और श्रेष्ठतम कला और शिल्प से गुथी हुई कविता है। लेकिन निराला जी जब ये लिखते हैं कि राम के उस पूजन अर्चन से अचानक देवी प्रकट हुई और उन्होंने राम का हाथ थाम लिया, ये जो पौराणिक भाव बोध है और ये जो एक प्रकार से देवी की शरण में जाना है, ये मेरी चेतना को कबूल नहीं हो रहा था। इससे मुझे लग रहा था कि एक कविता हमारे भीतर अंधविश्वास भी पैदा कर रही है।
और जब मैं प्रसाद जी को पढ़ने लगा तो आपसे मैं ये बात शेयर करना चाहता हूं जो रहस्यवाद वाले निबंध में उन्होंने लिखा है, क्योंकि हमारे मित्र अध्यापक भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मुझे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्रसाद जी ने लिखा कि जो पुराण आए उपनिषदों के बाद, ये बौद्धों के दुखवाद से बहुत ज्यादा आक्रांत थे, इसलिए बौद्धों के दुखवाद के समानांतर इन्होंने एक प्रकार से एक त्राता की खोज किया, क्योंकि मानते थे, हमारे पुराणवादी मानते हैं कि माया है और माया में हम फंस जाते हैं, इसलिए हमारा निर्वाण नहीं होता, उद्धार नहीं होता, मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए उस निर्वाण के लिए एक त्राणकर्ता की जरूरत है। प्रसाद जी लिखते हैं कि हम चूंकि हम में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम किसी त्राणकर्ता के पास क्यों जाएं? हम तो स्वयं उसके हिस्से हैं, हम वही हैं, इसलिए हमें इन पौराणिक कल्पनाओं के पास, पुराणों के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रसाद जी कह रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि वस्तुतः आत्मविश्वास की कमी से ऐसा हुआ है। ये रहस्यवाद वाले निबंध में उन्होंने साफ साफ लिखा कि जिन लोगों में अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति अविश्वास था, वह वस्तुतः पौराणिक हो गए। तो ये बात, और इसको जोड़ने के लिए मैं स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन दोहराना चाहता हूं, जहां उन्होंने लिखा, उनसे पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश में कि पुराणों को लेकर के आपकी राय क्या है, तो उन्होंने बहुत निर्ममता और कठोरता से कह दिया, पुराण कपोल कल्पित हैं। यही उनका वाक्य है, पुराण कपोल कल्पित हैं। तो ये सब बातें हैं जो मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपसे कहना चाहता था, और इतनी ही बातें मुझे कहनी थी। अब अगर आप के छात्र लोग या कोई शोध छात्र कोई जिज्ञासा प्रकट करेंगे तो मैं आपकी अनुमति से उनका जवाब देना चाहूंगा, अन्यथा मेरा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आपने मुझे अवसर दिया, आमंत्रित किया, बुलाया और ध्यान से सुना, और मेरे व्याख्यान को गौरव देते हुए आप आचार्यगण लोग, प्रोफेसर रवि रंजन तो मुझे दिख रहे हैं, पाठक जी भी होंगे ही, बैठे होंगे, तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं कृतार्थ हुआ। कुछ बाधाएं मेरे इस प्रकार के कार्यक्रमों में आती हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं समझता, गड़बड़ियां कर जाता हूं, पुराना आदमी हूं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी उदारता मुझे क्षमा करेगी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने महत्वपूर्ण और गंभीर व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित ही स्मृति हमारी पहचान को बनाए रखने का दूसरा नाम है। आपने इतिहास के उस महत्वपूर्ण पहलू की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया, जिसमें इतिहास देश की एकता और अलगाव दोनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए आपको एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार। अब हम इस व्याख्यान के आखिरी चरण में हैं, और यदि आपके किसी के मन में कोई प्रश्न या सवाल हो तो आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। किसी के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्या बोलिए। जी आ रही आवाज। सर आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक था और नई दृष्टि मिली। सर, इस नई दृष्टि के माध्यम से मैं अभिषेक उपाध्याय, पीएचडी द्वितीय वर्ष। सर, मेरा एक प्रश्न है आपके व्याख्यान के अंतिम मंच से कि जिस तरह से अद्वैतवाद के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी ने अपने एक इतिहास दृष्टि को एक आधार दिया, या उसके आधार पे, जैसे अभी आपने कहा कि पश्चिम और भारतीयता को लेके, तो जिस तरह के उन्होंने कहा कि अद्वैतवाद में और पुराण में, जो मुख्यतः मैं पूछना चाहता हूँ कि पुराण के आधार पर जब वो पुराण को खारिज कर रहे हैं
कि हमें पुराण में जो बार बार शरणागत होता है कि हम किसी की शरण में जा रहे हैं, कोई त्राता हमको उबार रहा है, लेकिन हमको उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है अगर हम अद्वैतवाद के अनुसार हम देखें। तो सर ये मेरा प्रश्न ये है कि यदि उनका व्यक्तिगत आस्था अद्वैतवाद की तरफ थी तो उन्होंने उसके संदर्भ में अपनी बात को सत्यापित किया, लेकिन द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये जो अन्य वाद भी आए हैं जिनको भारतीय दर्शन का ही अंग नहीं है सब, तो क्या सर जब उस दृष्टि से देखते हैं तो और भी दृष्टियां मतलब भारतीयता को लेकर या भारतीय दर्शन को लेकर आती हैं, तो क्या सर ऐसे में हम क्या हमें किस दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी अद्वैत के अनुसार ही अपनी बात रख रहे हैं, उस दृष्टि से या वो समग्रता से अपनी बात रख रहे हैं, मतलब सभी दर्शनों को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद सर। जी मैं जवाब दूं? ऐसा है, प्रसाद जी मैंने कहा प्रसाद जी की अपनी एक माने दार्शनिक कवि नहीं है, दार्शनिक दृष्टि वाले कवि हैं। आपने ठीक कहा कि यहाँ बहुत सारे दर्शन हैं और उनकी अपनी अलग अलग दृष्टियां हैं, इसको प्रसाद जी अस्वीकार नहीं करते, लेकिन प्रसाद जी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि जहां से हम चले थे, हमारा जो मूल प्रस्थान है वो वेदों का और उपनिषदों का था। जो लोग उस परंपरा को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उपनिषदों का जो दर्शन है वो वेदांत का दर्शन कहा जाता है और ज्ञान कांड माना जाता है। वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में है, और उपनिषदों में पुराण और अनेक जो दर्शन आपने गिनाए उनका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए प्रसाद जी कहते हैं कि जो हमारे मूल प्रस्थान है, हम उन्हीं मूल प्रस्थानों की तरफ जाएं। एज ए पोएट वो सजेस्ट करते हैं, और वो एज ए इंटेलेक्चुअल ये तर्क करते हैं कि जब हमारे पास मूल प्रस्थान ठीक ठाक है, हमारी संस्कृति बोध की दृष्टियां ठीक ठाक हैं, तो हमको इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है। और उसका कारण यह है कि प्रसाद जी ये भी कहना चाहते हैं कि वस्तुतः हम आनंदवादी लोग हैं। वेदों में और उपनिषदों में इसी आत्मा के उपलब्धि को आनंदवाद से जोड़ा गया है। मैंने सच्चिदानंद शब्द से समझाया आपको। तो उनका ये नहीं कहना है कि हम इन सारे दर्शनों को नकार रहे हैं, लेकिन एज ए पोएट, एक कवि के रूप में वह जिस दर्शन को चुन रहे हैं, तो उस दर्शन के सत्यता के पक्ष में अपनी बातें कहते हुए जो शेष दर्शन है, जो पुराणों का दर्शन है, उसको अस्वीकार कर रहे हैं। और एक जो आरोप बीच में वो लगा रहे हैं उस जिसको आप भूल गए कि वैदिक आर्यों ने कहा कि सृष्टि जो है आनंद मूलक है, ये विश्व जो है आनंद मूलक है, और गौतम बुद्ध ने कहा कि विश्व जो है दुख मूलक है। वहां से फिर पुराण आते हैं और दर्शन आते हैं और मायावाद आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वो बात प्रसाद जी वाली साफ नहीं होगी। प्रसाद जी का कहना यह है कि हमारे और ब्रह्म के बीच में सिर्फ अमृत और विष जैसा कोई एक फर्क रहता भले हो, कि हम चूंकि एक घेरे में हैं, हम सीमा में हैं, लेकिन हम हैं वही जो एक छोटी सी कविता मैंने सुनाई थी, अब भी शेष प्रश्न था को हम कहूं कहूं जब तक दासो हम, तन्मयता कह उठी कि सो हम, कहते कहते हुआ सवेरा। ठीक है ना। तो ये जो हमारा, हम अज्ञान से जब ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, और अभी आपने जब किया तो मुझे एक चीज और याद आ गई। प्रसाद जी ने दो शब्दों का इस्तेमाल और किया। ये उपनिषद का शब्द है श्रेय और प्रे। श्रेय मतलब जो हमारा कल्याण मार्ग है, और प्रे वह जो हमारा भौतिक जीवन मार्ग है। तो प्रसाद जी ने अभी, जब मैं आपको कविता की परिभाषा सुना रहा था, तब भी आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा एक वाक्य, वो आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति जो है वो एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ये प्रसाद जी के उस निबंध में है, काव्य कला वाले में, आप जरा उसको पढ़िएगा। तो ये जो श्रेय और प्रेय है, तो प्रसाद जी से पूछा जा रहा है कि
दोनों को क्यों लेते हैं आप? तो उन्होंने कहा चूंकि हम ये भौतिक संसार में आए हुए हैं, इसलिए हम प्रियता से बच नहीं सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो गृहस्थ है ना, ये प्रेय का आश्रम है, और संन्यास जो है वो श्रेय का आश्रम है। ये हमको बहुत थोड़े संक्षेप में बातें कहनी थी, इसलिए मैं बहुत सारे डिटेल्स की छोड़ गया। तो इसलिए अनेक दर्शनों को लेकर प्रसाद ने चर्चा ही नहीं की। वस्तुतः प्रसाद ने सीधे सीधी ये चर्चा की कि जो पुराणों, बौद्धों का जो दुखवाद है, उसको पुराणों ने मायावाद के रूप में ले लिया। और आप भूलिए नहीं, शंकराचार्य ने भी माया को लिया है। लेकिन चूंकि ये दार्शनिक चर्चा नहीं हो रही थी, केवल प्रसाद के दृष्टिकोण को मुझे रखना था, इसलिए मैंने ये सब बातें कही। लेकिन निराला की राम की शक्ति पूजा रखते हुए मैंने ये बात कही कि हमारे पौराणिक दर्शन किस तरह से हमें, क्योंकि आप देखेंगे कि वेदों में कोई देवता सशरीर नहीं है, शकल सूरत नहीं है उसकी, वो प्राकृतिक शक्तियां हैं सब। लेकिन पुराणों में आके सब शकल सूरत वाले हो गए हैं। वरुण हैं, इंद्र हैं, ठीक है ना, कुबेर हैं। आप जरा जाइए, वहां सबको शक्ल दे दी गई है, वेदों में नहीं है। तो वेद, या तो हम वेद को माने या फिर पुराण को माने। पुराण क्या कहता है? हम तो सनातन है। सनातन आप किस रूप में हैं कि आप उस बात को बिल्कुल बदल के कह रहे हैं। तो बात बदलने से संदेश बदल जाता है, संदेश बदलने से अर्थ बदल जाता है। प्रसाद जी का कहना यह है कि हमको मूल की तरफ जाना चाहिए, वेदों और उपनिषदों की तरफ। वही हमारा मूल प्रस्थान है। हम उसे भूल गए हैं और पुराणों की तरफ आ गए। ये मेरा जवाब है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्थिति मतलब और दृष्टि स्पष्ट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और किसी के प्रश्न हो तो आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मेरा एक प्रश्न है सर। सर, अशेष धन्यवाद सर इतने अच्छे व्याख्यान के लिए। सर, प्रश्न यह है कि कहा जाता है कि, और यह सत्य भी है कि स्वच्छंदतावाद या छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, और उसमें हम अगर छायावाद को देखें तो उसमें अधिक 2 कवि ऐसे हैं जिन जो प्रगतिवाद में भी अपना स्थान रखते हैं, खास करके निराला और पंत। तो उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सर, क्या प्रसाद का भी कोई योगदान है प्रगतिवाद में? और एक प्रश्न है सर कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद का आना कोई संयोग है या फिर उसका कोई साहित्यिक वैज्ञानिक कारण है सर? और उसमें प्रसाद जी का क्या योगदान है सर? धन्यवाद सर। देखिए, ऐसा है ये वैसे मेरे व्याख्यान से बाहर है ये विषय, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा क्योंकि आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। अभी मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है। और रविरंजन जी मुझे दिख रहे हैं, पाठक जी मुझे दिख नहीं रहे हैं। मैं इन दोनों जी सर। आचार्यों से भी ये बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे भी कह रहा हूं और पाठक जी से भी कह रहा हूं, आप लोग जरा इस पर सोचिए। और हो सकता है आप मुझसे पहले जाकर इसका जवाब खोज लाएं। मेरा सवाल यह है प्रगतिवादियों से, और वो सवाल ये है कि 1936 के पहले जो कुछ लिखा गया, वो चाहे राष्ट्रीय कविताओं का जमाना हो, चाहे प्रकृति कविताओं का जमाना हो, चाहे भारतेंद्र के नाटक हों, भारतेंद्र के गद्य हों, इनको क्या हम प्रतिक्रियावादी साहित्य में डालना चाहेंगे? और अगर हम डालना चाहेंगे तो क्या हम रामविलास शर्मा की दृष्टि जो भारतेंद्र को लेकर के है, शुक्ल जी को लेकर, उसको किस खाते में डालेंगे? वस्तुतः ये जो प्रगतिवाद है एक प्रकार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा स्वीकारा गया एक लेखक संगठन है, और वह इस तरह से
वो एक पश्चिम में जो यथार्थवादी रियलिज्म की धारा आई थी उसे वो प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन जरा आप बताएं कि प्रसाद जी का जो काव्य है वो उस यथार्थवाद से कैसे बाहर है, जिसका जिसका जिक्र मैंने अभी किया राणा प्रताप वाली कविता का, महाराणा का महत्व, जो इतिहास बोध मैंने कहा। और सबसे बड़ी बात, ध्रुव सामनी से ज्यादा स्त्री विमर्श किसमें है, यथार्थ किसमें? प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में सुवासनी और कार्नेलिया की एक वार्ता लिपिबद्ध की है। कार्नेलिया पूछती है कि तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? प्रसाद जी सुवासनी के मुंह से जवाब क्या दिलवाते हैं, जरा सुनिए। धनियों के आमोद का कटा छटा शोभा वृक्ष, स्वेच्छा से कोई डाली बढ़ी नहीं कि कुतर दी गई, ये है विवाहिता स्त्रियां। क्या कोई लेखक इससे ज्यादा तीखा यथार्थ लिख सकता है? लेकिन प्रसाद जी की अपनी दृष्टि इतनी गहरी थी, और प्रसाद जी तब उस स्थिति में भी नहीं थे। निराला को भी बुलाया तो नहीं गया था, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के उस अधिवेशन में गए थे वो। लेकिन निराला जी ने जो रामविलास जी को चिट्ठी लिखी है प्रगतिशील लेखकों के बारे में, जरा उसको आप पढ़ लीजिए। मेरा ये कहना है कि छायावादी कभी उस यथार्थ को अस्वीकार नहीं करता जो जीवन का यथार्थ है, लेकिन जीवन का यथार्थ जब राजनीतिक यथार्थ में बदलने लगता है तब वो प्रगतिवाद हो जाता है और प्रगतिशील नहीं रह जाता। इसलिए कि वाद एक विचारधारा है और वो वामपंथी विचारधारा है। प्रगतिशीलता तो हर जगह होगी। मैत्री शरण गुप्त में भी एक हिस्से तक है, जब स्त्रियों को लेकर आ रहे हैं यशोधरा के माध्यम से, तो भी एक प्रगतिशील चेतना है। जो स्त्रियां गुलाम मारी जाती थीं, जिनको पढ़ने लिखने का हक नहीं, वो स्त्री अपने पति को क्वेश्चन प्रश्नों के घेरे में डालती है, तो और कैसी स्त्री हमको चाहिए द्विवेदी युग में। इसलिए मुझे कहना है कि भले ही प्रसाद को प्रगतिवाद में न लिया जा रहा हो, पंत को और निराला को लिया जा रहा हो, क्योंकि निराला का विषय विस्तार बहुत ज्यादा है। अनेक विषयों पर लिखते रहे, पर निराला को समय बहुत मिला। आप जानते हैं प्रसाद 1937 में गुजर गए और निराला 1961 में गुजरे, और फिर भी निराला की अधिकांश कविताएं जो हैं देवी, लक्ष्मी, दुर्गा की गीतात्मक कविताएं हैं। पढ़िए तो क्या प्रगतिशील कविता के आलोचक उसे लेना चाहेंगे? ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है, और मुझे लगता है कि वो एक वाद है, प्रगतिवाद, जिसको हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा स्थापित किया गया। अब जिसने उद्घाटन किया प्रेमचंद ने, वो कितना प्रगतिवादी था ये देखने की जरूरत है, क्योंकि प्रेमचंद तो जिंदगी भर कहते रहे कि मैं तो गांधी का भक्त हूं, मैं तो गांधी का भक्त हूं, मैं तो गांधी का भक्त हूं। तो इसलिए ये फिर से ये सवाल उठाए जाने चाहिए और हम लोग को सोचा जाना चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल तो ये है कि भारतीय से जो काव्य धारा शुरू हुई थी, जो हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य शुरू हुआ था, उसको हम किस खाते में डालेंगे अगर वो प्रगतिशील नहीं है तो। इसलिए हम ये मानते हैं कि प्रगतिवाद भले ही एक मार्क्सवादी विचारधारा लेकर के आता है, लेकिन उसके पहले प्रगतिशील चेतना की कविताएं, प्रगतिशील साहित्य यहाँ लिखा जा रहा था और वो जिंदा था। हाँ, उस पर उस राजनीतिक रंग नहीं चढ़ाया गया था जो कि प्रगतिवाद के आने के बाद चढ़ाया गया, और ये एक दुर्घटना हुई जिसके कारण पंत ने साथ छोड़ा, नरेश मेहता ने साथ छोड़ा, दिनकर ने साथ छोड़ा, नंदुलारे वाजपेयी ने साथ छोड़ा। ये सब लोग शुरुआती प्रगतिशील थे जिन्होंने बाद में प्रगतिवाद का साथ छोड़ दिया। ये एक जवाब मेरा है। दूसरा सवाल शायद और है आपका, वो मैं भूल गया, अगर आप उसे दोहराएं तो मैं कुछ कह सकता हूं। सर दोनों के अर्थ, दोनों के उत्तर मिले मुझे इस आपके इस व्याख्यान से सर। और कि दूसरा सवाल ये था कि मेरा कि प्रसाद जी का प्रगतिवाद में क्या योगदान है, अगर है तो ये था। नहीं, कोई योगदान नहीं, और अच्छा है। दोनों
जी सर। प्रगतिवाद में कोई योगदान नहीं है। और अच्छा हुआ कि प्रसाद जी ने, क्योंकि जब प्रसाद जी मृत्युशैया पर थे तब प्रगतिशील लेखक संघ पैदा होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन जी सर। प्रसाद जी की कविताएं जिसको अभी भी किसी प्रगति, आप जरा रामविलास शर्मा को पढ़िए जो उन्होंने प्रसाद जी पर लिखा है, तो उससे पता चल जाएगा आपको। मैं रामविलास शर्मा जी ने श्रद्धा सर का एक टुकड़ा कोट किया है निराला की साहित्य साधना के भाग 2 में, आप जरूर उसको देखें। अंतिम खंडों में है जहां छायावाद, रहस्यवाद वगैरह पर चर्चा है। वहां मुक्तिबोध पूजकों को वो निशाने पर लेते हुए और मुक्तिबोध को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि जहां प्रसाद कह रहे हैं श्रद्धा के माध्यम से मनु के लिए कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, क्षणिक यह करुण दीन अवसाद। तपस्या जो है जीवन का सत्य नहीं है, ये तुम्हारे अवसाद से पैदा हुआ भाव है, इसको छोड़ो और जीवन में प्रवेश करो, ये प्रसाद लिखते हैं। और प्रसाद ये भी कहते हैं कि वैराग्य कोई जीवन नहीं है, जीवन संघर्ष का नाम है। ये सब प्रसाद कह रहे हैं और रामविलास शर्मा जी ने इसे कोट किया है। तो मेरा ये कहना है कि आप जरा वो भी देखें जो रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिशील ने निराला की साहित्य साधना के खंड 2 में जहां छायावाद रहस्यवाद पर चर्चा कर रहे हैं। और वो मालूम है कामायनी के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? कामायनी सांस्कृतिक सुबहों का महान काव्य है। ये प्रसाद जी ने कामायनी के बारे में उन्हीं पन्नों पर लिखा है। और ये भी लिखा है कि प्रसाद जी जो हैं उनकी दी हुई भाषा, उनकी दी हुई दृष्टि पूरे छायावाद की दी हुई भाषा और दी हुई दृष्टि है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको बहुत विस्तार में जाकर के इन दोनों के संबंधों को समझना चाहिए। यह एक प्रसाद नवंबर 37 में गुजर गए और 36 में प्रगतिशील लेखक संघ स्थापित हुआ। तो इसलिए वो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई भी बड़ा कवि किसी भी वाद में पैदा हो, लेकिन हर वाद का अतिक्रमण करता हुआ वो सब वादों से ऊपर हो जाता है, सब वादों से परे और आगे हो जाता है। प्रसाद हमारे ऐसे ही कवियों में से हैं, नाटककारों में से हैं, जिनको किसी एक वाद के दायरे में बांध करके देख पाना हम सब के लिए बहुत कठिन है। धन्यवाद। अशेष धन्यवाद सर। और किसी की कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर प्रणाम सर, सुन पा जी रहे हैं बोलिए। सर? जी सर। सर बहुत सुखद रहा सर आपको सुनना। मेरा नाम चिराग है सर, पीएचडी द्वितीय वर्ष। सर दिख रहा है। सर सर जी थोड़ा सा बोलिए। राजनीति केंद्रित प्रश्न है सर। सर आपने राधा वल्लभ सर को उल्लेखित करते हुए कहा कि पश्चिम हमें अब भी सांस्कृतिक उपनिवेश में रखना चाहता है। तो सर इससे जुड़ा प्रश्न ये है कि ये सांस्कृतिक उपनिवेशवादी जो चाहता है पश्चिम, ये जो औपनिवेशिकता है, इसको पाटने में, इसको खत्म करने में अभी जो हमारे देश में समाज में जो दक्षिणपंथी वैचारिक आंदोलन जो चल रहा है, वैचारिक जो संगठन है, क्या उनका कुछ योगदान है उस औपनिवेशिकता के विचार को खत्म करने में, या ये लोग सिर्फ कबाड़ा ही कर रहे हैं? आप कुछ टिप्पणी यदि करना चाहे तो सर। वैसे पूरा राजनीतिक सवाल है आपका, लेकिन मेरा यह कहना है कि जिस साइंटिफिक टेम्पर की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, वो साइंटिफिक टेम्पर अब नष्ट किया जा रहा है और हमको 15वीं 16वीं शताब्दी में ले जाया जा रहा है। और एक प्रकार से हमने जो 70 सालों में प्राप्त किया था उसे नष्ट किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत राजनीतिक भी है और हम लोग एक विश्वविद्यालय में हैं। आपने पूछा इसलिए आपको मान देते हुए मैंने जवाब दिया, लेकिन कुल मिलाकर के ये बताइए कि जितनी भी संस्थाएं खड़ी की गई अभी तक हमें मिली हैं, उनके अलावा इन 7 सालों में हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें वैमनस्य प्राप्त हुआ, हिंसा प्राप्त हुई, घृणा प्राप्त हुई,
मंदिर मस्जिद के झगड़े मिले, हिंदू मुसलमान के झगड़े मिले, तो क्या इसी से देश बच पाएगा कि रोजगारों को, बेरोजगारों को नौकरी मिले, गरीबों को उनकी गरीबी से मुक्ति मिले, महंगाई भुगतने वालों को महंगाई से मुक्ति मिले, शिक्षा मिले, संस्कार मिले, हम पूरी दुनिया पर अपना झंडा फहरा सकें, न फहरा सकें तो अपनी पहचान बना सकें। ये सब जरूरी है। ये तो आप नौजवानों को सोचना है। क्योंकि ये राजनीतिक सवाल है, इसलिए मैं इसका बहुत विस्तार से जवाब नहीं दूंगा। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आशीष वर्मा, शायद आपने हैंड रेज किया था प्रश्न के लिए। जी आशीष वर्मा, आपके कुछ सवाल हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। एक सवाल है और राजनीतिक सवाल मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। आप विषय से संबंधित सवाल पूछें। आपकी हाँ, आवाज कट रही है। सवाल है और ये केंद्रीय विद्यालय है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल साहित्यिक सवाल कर रहा हूँ और जो भी मैं सोच रहा हूँ फिलहाल साहित्यिक ही सोच रहा हूँ। जैसे सौंदर्य का निरंतर विकास होता रहता है और वो हमेशा विकसित होती रहती है, क्या उसी तरह व्यक्तिवाद को भी मतलब उस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि मैं बार बार जब छायावादी कवियों को पढ़ता हूँ और उनके व्यक्तिवाद और अज्ञेय को पढ़ता हूँ, यानी कविता में अज्ञेय को ही खास करके जब देखता हूँ तो उनके व्यक्तिवाद में मुझे बहुत फर्क दिखाई देता है। ऐसा मतलब उसका कोई समय सापेक्ष या युग के हिसाब से, हालांकि बहुत स्पेस नहीं है इसमें, क्या कुछ कारण है जो नहीं समझ में आ रहा है, या उसकी विश्व दृष्टि में मुझे कुछ जैसे वो खाई मैं भर नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ भर नहीं पा रही है। तो सर आप कुछ सहायता करेंगे तो शायद मैं समझ सकूँ। आप रिसर्च में हैं कि अभी छात्र हैं? जी सर, शोधार्थी हूँ। एमफिल मेरा फाइनल होने जा रहा है, बस एक आध महीने में कर दूंगा सर सबमिशन। ऐसा है। सौंदर्य दृष्टि के बारे में मैंने कहा ना, बदलती हुई है। हाँ, अभी आपने देखा होगा आपके पीढ़ी में एक सौंदर्य दृष्टि आई, फटे हुए पैंट पहनना। हाँ बिल्कुल, अभी भी चल रही है। और अभी जो वो सिंधु शायद जो आई थी बातचीत करने टीवी पर। हाँ बिल्कुल वो उस पे हाँ वो मैंने देखा। हम लोगों की दृष्टि से वो फूहड़पना है, गंवारपन है, लेकिन मैं ये बात कह नहीं सकता। ठीक है ना। कम कपड़े पहनना अब एक खास प्रकार की सौंदर्य दृष्टि हो गई है, लेकिन पहले तो नहीं था। मध्यकाल में हाँ, शकुंतला वगैरह के जमाने में था, तो उस समय सभी कम कपड़े पहनते थे। सर मेरा सवाल ना व्यक्तिवाद पे था। व्यक्तिवाद को लेके सौंदर्य के बहाने अपना सवाल कर रहा था, सौंदर्य बोध के विकसन के बहाने अपना सवाल कर रहा था कि व्यक्तिवाद, जब मैं छायावाद में निराला को पढ़ता हूँ, प्रसाद को पढ़ता हूँ, तो उनका व्यक्तिवाद मुझे अलग तरीके का लगता है, और जब अज्ञेय को पढ़ता हूँ तो वो अलग तरीके का लगता है। जैसे नदी का द्वीप पढ़ते कविता पढ़ते हुए, तो ये मतलब उसके पीछे की जो वैचारिकी है, या जिससे वो व्यक्तिवाद बहुत ताकतवर तरीके से अपना स्वरूप निर्धारित कर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कारण क्या है, किन वजहों से वो चीजें बदल रही है, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक। हेलो, आ रहा है सर। ये व्याख्यान सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन लिया मैंने। ये व्याख्यान के विषय से बाहर का सवाल है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसका जवाब जो है हमारे मित्र डॉक्टर रवि रंजन जी दे देंगे, पाठक जी दे देंगे। मेरे व्याख्यान से संबंधित सवाल कीजिए जो मैंने कहा है, क्योंकि इसके लिए मुझे फिर आपकी कक्षा में आना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका सवाल तो ये लोग दे देंगे। हाँ बिल्कुल सर, रविरंजन सर और पाठक सर दे देंगे, मैं पूछ भी लूंगा उनसे। सर एक सवाल और ये दिमाग में आ रहा है।
हाँ बोलिए, जो मैंने कुछ कहा है उसके बारे में आपको पूछना है तो पूछिए। जातीय स्मृति को लेकर जो बातचीत हो रही थी, हाँ। उसमें आज के समय को देखा जाए या ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से देखा जाए तो हमारी हमारी स्मृतियों के क्षरण में सूचना क्रांति या इस तरह की चीज़ों का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ या हमारी जो क्षेत्रीय ताकत थी, जो संस्कृतियाँ थी, उनमें उसका घुसपैठ हुआ है। किसी एक प्रभुत्वशाली उपनिवेश का या एक ताकतवर देश का प्रभुत्व मतलब उन संस्कृतियों में हावी होता है या हस्तक्षेप करता है और उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्या ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारी स्मृतियों का क्षरण हो रहा है और हम पहले से ज़्यादा भुलक्कड़ हो गए हैं, एक तरह से भूलते हैं हम बहुत जल्दी। हम 4-6 साल की घटनाओं को भूल जाते हैं, 2-4 साल की घटनाओं को भूल जाते हैं। नहीं, भूलते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, भुलवा क्योंकि दिए जाते हमारा, सुनिए, हमारा जी सर। आत्मविश्वास अपनी, आपको याद है गांधी जी ने एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, विदेशी चीजों का बहिष्कार शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो हिंद स्वराज क्यों लिखा था और क्यों कहा तक पश्चिमी सभ्यता राक्षसी है? ये सब इसलिए किया था कि हम आपे में लौटें। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की गुलामी बहुत जबरदस्त है। अभी जो लोग अपनी भाषाएं भूल रहे हैं, अपने मुहावरे भूल रहे हैं, जैसे कवियों को याद करें और प्रसाद जैसे कवियों को पढ़ें, समझें और जा करके अपनी स्मृतियों में लौटें। कुशवाहा जी बंद कीजिए, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। ठीक, या 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस अगर आप चाहते समापन की हैं ओर कि ही है। कंटिन्यू, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें तो 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। जी सर, बस समापन की ओर ही है, बस 5 मिनट में कर रहे हैं जी। सर आप थोड़ी देर विश्राम ले लें, फिर कुछ विद्यार्थी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हम लोग। हाँ तो बहुत अच्छा है, जी सर, मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी बिल्कुल सर। हाँ, अब पूछ सकते हैं आप सवाल। श्रुति पांडे कुशवाहा जी। आपने शायद, जी जी जी। हाँ, आप पूछें।
श्रुति पांडे बोलिए अपने नमस्ते सवाल। सर। नमस्ते। सर मैं ये प्रश्न पूछना चाह रही थी कि आपने वक्तव्य में कहा कि जयशंकर प्रसाद मूल की ओर प्रस्थान, मूल की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं वो। और सर अपने ही व्याख्यान में आपने एक वाक्य कहा था कि भारतीय संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति से अलग है। तो हाँ, सर वेद और हिंदुओं की संस्कृति और भारतीय संस्कृति ये तीन आपस में कैसे अलग हैं या कैसे एक हैं, ज़रा सर इस बारे में बताइए। और सर एक और प्रश्न है, नहीं, इतिहास रुकिए और रुकिए स्मृति रुकिए, से एक जी मिनट जी रुकिए, जी पहले इसको मैं जी जी जवाब सर, इसका दे दूं। जी जी सर, जी सर। ये जो मैंने कहा, हिंदू शब्द तो बहुत नया है, आप जानती होंगी। हिंदू शब्द जी सर। भारत में तब आया जब यहाँ इस्लाम आया, उसके पहले हिंदू शब्द नहीं मिलता। तो हिंदू शब्द की उम्र कुल मिला के मैं समझता हूँ 1200-1300 साल होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो एक तो हिंदू अब जरूर समूचे उन सारे समाजों के लिए माना जाता है। और अगर भागवत जी की बात करें तो वो तो सबको, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, रह रहे हैं, वो सब हिंदू हैं। लेकिन दयानंद ने हिंदू शब्द का प्रयोग न करके आर्य शब्द का प्रयोग किया। अभी जब मैं प्रसाद की कविता सुना रहा था तब भी उन्होंने आर्य शब्द का ही प्रयोग किया है, हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इससे भी आप समझ सकती हैं। और तीसरी बात यह है कि ये जो हिंदू शब्द है और वेद हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब तो एक हिंदू राजनीति भी चली आई है। तो इसलिए पुराणों के बारे में मैंने अभी आपसे कहा था कि पुराण कह रहे हैं कि हम तो सनातन हैं, और सनातन का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, सबसे पुराना, प्राचीनतम और नवीनतम, जो बिल्कुल निरंतरता में है, वो सनातन है। तो आजकल पौराणिक धर्म का एक दूसरा नाम सनातन धर्म भी है। लेकिन प्रसाद भारतीय होकर भी पौराणिक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि फिर हमको किस शब्द की शरण में जा करके अपने वर्तमान भारत को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हिंदुत्व तो नहीं है, हिंदुत्व एक अलग प्रकार की राजनीतिक विचारधारा से जुड़ गया है। लेकिन जब हम इंडियन कहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन भारतीय से होता है, हिंदू से नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। श्रुति जी सुन रही है ना? जी जी मैं ये सर, कह सुन रहा रही हूँ। हूं कि हिंदू शब्द से इंडियन ट्रांसलेट नहीं होता। इंडियन जो है, जिसको भारतीय कहते हैं, वो इंडियन ट्रांसलेट होता है, या इंडियन का भारतीय ट्रांसलेशन होता है, हिंदू ट्रांसलेशन नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू शब्द को एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष से जोड़ा जाने लगा है, और अब तो उसको एक राजनीति विशेष से जोड़ा जाने लगा है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं भारतीय हूं, क्योंकि भारत की एक अलग पहचान है, भारत की एक अलग संस्कृति है, और भारत सबको समेटता है। हिंदू शब्द को सब, हिंदू शब्द में सब समेटते नहीं हैं, सब नहीं आते, सब शामिल नहीं हो पाते। क्योंकि जैसे आप हिंदू कहेंगे तैसे मुसलमान अलग हो जाएगा, ईसाई अलग हो जाएगा, सिख भी कहेगा कि हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू एक खास प्रकार के धर्म का पर्याय भी हो गया है। छोड़ दीजिए यहां तक, अगर आपने कह दिया कि आप हिंदू हैं, तो उन्हीं की ओर से वेदों से निकली हुई एक दूसरी शाखा है, जैन कहेगा कि हम हिंदू नहीं हैं, बौद्ध कहेगा हम हिंदू नहीं हैं, वो सिख भी कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसलिए भारतीय शब्द जो है वो एक सर्व स्वीकृत देश के लिए प्रयुक्त होता है, हिंदू शब्द सर्व स्वीकृत देश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो इसको जब आप कंफ्यूजन में मत आइए, बहुत साफ साफ संविधान भी कहता है हम भारत के लोग, हम हिंदू लोग नहीं कहते हैं, संविधान कहता हम भारत के लोग, तो हम भारतीय हैं। और अभी जो ये समाचारों के बाद जो राष्ट्रगीत वगैरह आता है, हम सब भारतीय हैं,
आता हम सब हिंदू हैं ऐसा नहीं गाया जाता। आप टीवी पर भी सुन लिया कीजिए। तो हिंदू शब्द एक सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक खास विशेष धर्मावलंबियों के लिए, वो खास तौर से पुराणवादियों के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन सभी जो विराट भारतीयता है, हिंदुत्व, उसमें एक आइडेंटिटी है छोटी सी, लेकिन उसमें ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो सब भारतीय हैं। आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा प्रश्न वेदों के संदर्भ में था कि वेद भारतीय संस्कृति और हिंदू कैसे आपस में अलग या एक हैं। पर सर आपका उत्तर काफ़ी संतोषजनक था। सर एक प्रश्न और पूछना था इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में, इतिहास और स्मृति के संदर्भ में। सर इतिहास और स्मृति एक दूसरे के पूरक हैं या फिर सर इतिहास स्मृति से आगे बढ़कर है? स्मृति जो है इतिहास से पैदा होती है, इसलिए दोनों को एक साथ उस रूप में पूरक मत मानिए। लेकिन हाँ, एक सांस्कृतिक, अगर पारिभाषिक सांस्कृतिक प्रयोग में अगर आपने स्मृति रख दिया तब उसका मतलब तो इतिहास हो जाएगा। क्योंकि आप कामायनी की भूमिका जरा पढ़िए। कामायनी की भूमिका में जो पहला पैराग्राफ है उसमें प्रसाद जी ने क्या लिखा है कि प्रत्येक जात की एक जाति स्मृति होती है और इतिहास का भी काम करती है। तो स्मृति जो है एक सीमित अर्थ में इतिहास भी है, लेकिन इतिहास एक व्यापक विधा है, ज्ञान धारा है और वह एक स्वतंत्र सत्ता है। स्मृति इस प्रकार की ज्ञान धारा नहीं है। स्मृति जो है एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलती रहती है, वो इतिहासों से पहले भी जा सकती है। जैसे आपके यहाँ स्मृति शब्द जो है वो एक अलग अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है स्मृतियों के लिए। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, स्मृति, इस तरह शब्द भी प्रयोग हुआ है। तो लेकिन हम उसको इतिहास में नहीं मानते, वो एक ज्ञानधारा अलग है। लेकिन आज जो इस अर्थ में आप हमसे पूछ रही हैं, उस अर्थ में स्मृति का अर्थ जो है वो इतिहास नहीं है। वस्तुतः इतिहास हमारी स्मृतियों को सुरक्षित रखता है और हमें एक प्रकार से स्मृतियों का कोश है इतिहास। लेकिन इतिहास भी दो तीन तरह का लिखा गया है। एक इतिहास जो वंशावलियों का इतिहास है, एक जो आजकल इतिहास लिखा जा रहा है जिसको एक दूसरे ढंग से देखा जा रहा है कि समाजों का इतिहास है। तो वहाँ भी स्मृतियाँ ही हैं। जो कुछ पुराना है और याद करने लायक है और याद में है वो सब स्मृति है। लेकिन स्मृति एक जमाने में शास्त्र भी था, तो वो अलग है। इसलिए इन शब्दों को एक छोटे से व्याख्यान में समझा पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि इतिहास अलग चीज है, स्मृति अलग चीज है। एक लोक स्मृति भी होती है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं तो आप समझ जाएंगी। इतिहास कहीं भी पद्मिनी नाम की स्त्री का कोई जिक्र नहीं करता, चित्तौड़ की, लेकिन लोक स्मृति में है वो। आप खोज लीजिए भारत के इतिहास में, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चित्तौड़ की वो रानी जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने चाहा था, जिसने जौहर किया, उसका नाम पद्मिनी था। लेकिन लोक में तो उसका नाम पद्मिनी है। ये लोक स्मृति है, इतिहास में नहीं है। तो स्मृति और इतिहास को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। दोनों अलग चीजें हैं। यह बात अलग है कि स्मृतियों का भी एक इतिहास हो सकता है, लेकिन वह इतिहास वह नहीं है जो कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ये जवाब है। जी धन्यवाद सर। और किसी का प्रश्न आमंत्रित हैं? एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? हेलो जी 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 जी, बोलिए सर। विजय बहादुर जी से मैं जानना चाहता हूँ जी जी, कि जब रहस्यवाद की चर्चा जयशंकर प्रसाद ने की थी, तो क्या उनका कोई विवाद रामचंद्र शुक्ल से हुआ था ये रहस्यवाद के ऊपर? और अगर हुआ था तो रामचंद्र शुक्ल का आधार क्या था
जयशंकर प्रसाद से विवाद करने का। पहले तो मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप कैसे हैं? पहले किया। अच्छा ठीक है। हाँ सुनिए, ये मैंने एक निबंध, दो निबंधों का जिक्र किया था आज अपने व्याख्यान में। एक तो शुक्ल जी का निबंध चिंतामणि भाग 2 में करीब 40-45 पेज का निबंध है रहस्यवाद पर, वो जरूर आपकी निगाह से गुजरा होगा। और दूसरे काव्य और कला तथा अन्य निबंध में जो प्रसाद जी का निबंध है रहस्यवाद, ये दोनों रहस्यवाद केंद्र में रख करके दोनों निबंध लिखे गए हैं। और शुक्ल जी का कहना यह है कि ये कविता में जो रहस्यवाद है ये भारत के काव्य की परंपरा नहीं है। और प्रसाद जी का कहना है कि समूचा भारतीय काव्य जो है वो रहस्यवाद से भरा पड़ा है। दोनों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने उदाहरण दिए हैं। तो उन दोनों निबंधों को जब आप देखेंगे तो साफ है कि दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। लेकिन जो एक किस्सा मैंने सुना था मिश्र जी, वो मैं आपको बता दूं कि काशी में ये बहस हुई थी दोनों की। शुक्ल जी ने व्याख्यान जो दिया था रहस्यवाद पर, तो प्रसाद जी ने इसका जवाब भी दिया था और प्रसाद जी ने भी काफी अच्छा तर्क किया था। शुक्ल जी का सिर्फ एक वाक्य जवाब था बाद में। उन्होंने कहा था कि दर्शन में तो रहस्यवाद है, लेकिन मैं मानता हूं भारतीय काव्य में रहस्यवाद नहीं है। इसके बाद की सभा में क्या निष्कर्ष हुआ ये मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैंने सुना यही शुक्ल जी का कहना यह था कि दर्शन में तो रहस्यवाद है, लेकिन भारतीय कविता में रहस्यवाद नहीं है। और प्रसाद जी ने पूरे रहस्यवाद निबंध में भारतीय कविता में उस रहस्यवाद को लिख करके दिखा दिया। तो ये जो तांत्रिकों की जो कविता रही, क्या ये शुक्ल जी उससे वाकिफ नहीं थे या उसको कविता के रूप में स्वीकार नहीं करते? अरे शुक्ल जी के बारे में ही तो प्रसाद जी ने लिख दिया कि इनको अपनी जातीय स्वरूप की विस्मृति हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो उसी निबंध में लिखा है, काव्य और कला में आप देखेंगे लिखा हुआ है। असल में विज्ञ आलोचक करीब 40 वर्ष हो रहे हैं, तो मेरी स्मृति से ये गायब हो गया है। इधर एक बहस चलने लगी है, तो मुझे लगा कि अब आपसे अधिक प्रामाणिक बात बताने वाला कौन है इसको? नहीं। अरे मैं आपको प्रसाद जी का वाक्य सुना दे रहा हूं जी। लिख रहे हैं कि साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इससे परोक्ष अनुभूति, समरसता और प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा अहम का इदम से समन्वय करने का सुंदर प्रयत्न हुआ है। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद लिख रहे हैं। और सुनिए, इस संदर्भ में जो शुक्ल जी ने रहस्यवाद को विदेशी कहा, उस पर प्रसाद जी की टिप्पणी सुन लीजिए। प्रसाद जी लिख रहे हैं कि भारतीय रहस्यवाद ठीक मैसिडोनिया से आया है। ये कहना वैसा ही है जैसे वेदों को सुमेरियन डॉक्यूमेंट सिद्ध करने का प्रयास। जी। बहुत तीखी बहस हुई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शुक्ल जी और प्रसाद जी की दृष्टियां इस माने बिल्कुल अलग थी। और शुक्ल जी तो अवतारवादी थे, प्रसाद जी तो अवतारों का और पुराणों का विरोध ही कर रहे थे। तो मैं आपसे क्या कहूं? जी, जाहिर हो गया जो मैं जानना चाहता था। जी, जाहिर हो गया जो मैं जानना चाहता था। आभारी हूँ आपका। जी जी, नमस्कार। और किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मेरा अनुमान है कि कोई प्रश्न नहीं है। सब लोग स्वर को सुनना चाहते थे अधिक से अधिक। नमस्कार महाराज, कहाँ थे आप? मैं सब मैं तो बिल्कुल आपको यही देख था रहा सर। था। अरे आपका रविरंजन जी का चेहरा दिख रहा, आपका नहीं दिख रहा था। नहीं सर वो भी दिख गए सर। तस्वीर थी असल में रविंद्र जी। अच्छा, यहाँ पर केवल लोगो लगा था सर, नहीं तो मैं निरंतर मौजूद था सर। और सर
सुपरिचित उपन्यासकार श्री प्रकाश मिश्र जी का हिंदी विभाग की तरफ से स्वागत है। आप हमारे आयोजन में आज दूसरी बार आए और आपने इस आयोजन का गौरव बढ़ाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नहीं, मैं आभारी हूं कि आपने ये लिंक फेसबुक पर दिया था जिससे कि मैं जुड़ सका। मैं बहुत लालायित था ये व्याख्यान सुनने के लिए और कई काम ठप करके मैं इसको सुन रहा हूँ। बहुत बहुत सर, ये हम लोगों का सौभाग्य सर आप आए। धन्यवाद। तो आप ब्रजेश औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण या समापन की ओर हैं। आज के इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी का मैं हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके इस महत्वपूर्ण और विशिष्ट व्याख्यान ने हमें इतिहास और स्मृति के संदर्भ में नई दृष्टि से सोचने का एक अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं अब यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, शोधार्थियों और अन्य साथियों तथा हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को इस कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तथा आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।